Hello everyone, welcome to Chapter Hunt. Today we'll study Class 7 NCERT Geography Chapter 1, that is Environment. And if you haven't subscribed to Chapter Hunt yet, please subscribe to the channel to learn, explore and score good marks. So let's get started. The first question, a very relevant question, what is environment? The place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. It is a combination of natural and human-made phenomena. अब environment क्या है? वो सारी चीज़ें जो आपके सराउंडिंग में हैं, जो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं, वो सब कहलाती हैं एनवायरनमेंट. अब एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स में नेचुरल भी चीज़ें होंगी और ह्यूमन मेड भी होंगी. अब इसमें नेचुरल चीज़ें कौन सी? जैसे लैंड जहाँ हम रहते हैं, एयर जो आप ब्रीथ करते हो, वाटर, ये सब क्या चीज़ें हो गई? किसी भी फॉर्म का वाटर का हो गया, ये सब क्या हो गया? ये हो गए नेचुरल कंपोनेंट्स. इसीलिए लिखा है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड. अब ह्यूमन मेड जो कि ह्यूमन ने बनाए हैं सो दैट अपनी कन्वीनियंस के लिए आप रोड्स, इंडस्ट्रीज, लैंड, माउंटेन्स, इवन आपकी फैमिली, जो सब चीज़ें आप सोच सकते हो, लैंड, माउंटेन, वैलीज, प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, जहाँ तक भी आप सोच सकते हो, वो सब होता है एनवायरनमेंट का पार्ट. एंड इनफैक्ट एनवायरनमेंट इज टेकन फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एनवायरनर विच मीन्स नेबरहुड. सो ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं एनवायरनमेंट में. हाउ इज एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट टू अस? Environment is important to us because it provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. It is our basic life support system. तो ठीक है, अभी हमने समझा कि क्योंकि सारी चीज़ें जो चीज़ें आपको ज़रूरत है रहने के लिए, जीने के लिए, आपका लाइफ सिस्टम जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपको क्या प्रोवाइड, कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से. सो आप समझ सकते हो कि एनवायरनमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. What do you mean by natural environment? Now, natural environment comprises of land, water, air, plants and animals. Thus, natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on earth. Natural environment word समझ में आ रहा है, जो कि नेचर से मिलती है और वो एनवायरनमेंट का हिस्सा होती है, उसको बोलते हैं आप नेचुरल एनवायरनमेंट. जैसे आपने देखा लैंड, वाटर, एयर, ये सब क्या हो गए? नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. अब इसमें दोनों चीज़ें आती हैं. नेचुरल की भी दो चीज़ें आ जाती हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. इसको समझते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट विद एग्जांपल. The world of living organisms is known as biotic environment. ठीक है, बायोटिक मतलब जिसमें लाइफ है, वो हो गए आपके बायोटिक एनवायरनमेंट. जैसे कि आपका प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, कुछ भी, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? बायोटिक एनवायरनमेंट. और द वर्ल्ड ऑफ द नॉन लिविंग एलिमेंट्स इज नोन एज एबायोटिक एनवायरनमेंट. एग्जाम्पल लैंड, एयर एंड वाटर. मतलब ये देखो नेचुरल है लैंड, एयर, वाटर, बट नॉन लिविंग है, इसलिए ये हो गया एबायोटिक. बायो मतलब जिसमें लाइफ हो और एबायोटिक मतलब जिसमें लाइफ नहीं है. नेचुरल कंपोनेंट है बट नॉन लिविंग है. क्लियर? Why is our environment changing? Now our environment is changing because our needs are increasing day by day. क्यों एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है? क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं, वो डे बाय डे इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रही हैं. To fulfill these needs, we are modifying and at times even destroying our natural surrounding. और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, फुलफिल मतलब उनको पूरा करने के लिए हम कई बार अपनी इसी नेचर में, एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं उनको मॉडिफाई कर रहे हैं, उनको उसके फॉर्म को चेंज कर रहे हैं एंड इवन हम अपने नेचुरल सराउंडिंग्स को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं. और अभी आपने पढ़ा कि एनवायरनमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है, हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए. अब यही आया क्वेश्चन कि हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट? मैन मॉडिफाइज हिज environment according to their need. They use environment for their developmental activities.
अब जब आदमी अपनी ज़रूरत के हिसाब से एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है, चेंज कर रहा है, जैसे कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए क्या कर रहा है, फॉरेस्ट कट कर रहा है. दे आर कटिंग फॉरेस्ट एंड एस्टैब्लिशिंग, उसके जगह क्या बना रहे हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज. दे आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ व्हीकल्स, कितना सारा व्हीकल्स रोड पे आ गए, जिससे कि पोल्यूशन बढ़ रहा है. द फ्यूम्स ऑफ दिस व्हीकल्स पोल्यूट द एयर. They throw the garbage into the water bodies and open land. कहीं भी हम पानी में, कहीं पे भी आप गंद फेंक देते हैं, थैली फेंक देते हैं. लोग बीच पे अगर घूम रहे हैं तो वहीं पे ही सब कुछ थ्रो कर देते हैं. The ever growing world population is also a threat to the environment. अब इतना जो population बढ़ रहा है वो भी एक environment के लिए threat है. So this is how the man या human being is modifying our natural environment. Now, when is the World Environment Day celebrated? The World Environment Day is celebrated on 5th of June every year. अब एक दिन स्पेसिफाई कर दिया गया है एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने के लिए, विद दिस होप कि इससे लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, उसको पल्यूट नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, हार्म नहीं करेंगे. बट दिस शुड बी आवर एवरीडे एक्शन. ये नहीं कि एक ही दिन है, बट यस फिर भी एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे रखा गया है, सो एज टू स्प्रेड अवेयरनेस, और ये सोच के कि इससे शायद कोई बेनिफिट हो. सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑन 5th of June. गिव एन अकाउंट ऑफ लिथोस्फेयर. अब हम क्या पढ़ेंगे, वी विल स्टडी द 4 डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट. यू ऑल हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज इन क्लास 6, बट अब इसमें क्या होगा, कौन कौन सी है पहले तो वो रिवाइज करो. लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर. अब यहाँ पे आप इस 7th क्लास में थोड़ा सा आप इनकी डिटेल में इसके बारे में स्टडी करोगे. Starting with the first, give an account of lithosphere. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms like mountains, plateaus, plains, valleys, etc. अब इसका क्या मतलब हुआ, लिथोस्फेयर क्या है. दिस इज, एक तो आपको पता है कि ये नेचुरल कंपोनेंट है. अर्थ की टॉप लेयर जिस पे हम रहते हैं वो है लिथोस्फेयर. लिथोस का मतलब मैंने आपको बताया था पहले भी, लिथोस का मतलब होता है पत्थर, मतलब जहाँ पर पत्थर मिलते हैं. अब उन्होंने बोला इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट. अब क्रस्ट का क्या मतलब होता है, क्रस्ट का मतलब है किसी भी चीज़ का जो सबसे आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम क्रस्ट. तो लिथोस्फेयर क्या है, एक सॉलिड क्रस्ट. सॉलिड का मतलब वो एक सॉलिड फॉर्म में है, मॉल्टन फॉर्म में नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म है, हार्ड है. हमारी अर्थ की टॉप लेयर बनी है पत्थरों से, और इसमें क्या होता है, इसमें मिनरल्स भी बहुत तरह के मिलते हैं. इसमें सबसे ऊपर की जो लेयर है वो क्या है, सॉइल, मिट्टी की लेयर है. और उन्होंने क्या बताया कि लिथोस्फेयर इज इरेगुलर. अब इरेगुलर का मतलब क्या हुआ, इरेगुलर सरफेस लिखा है. इरेगुलर सरफेस का मतलब है कि आप कहीं पे भी जब देखोगे तो ये अपना फॉर्म बदलता रहता है. कहीं पे पहाड़ मिलेंगे, कहीं पे प्लेट्यू, कहीं पे प्लेन, कहीं पे वैली, मतलब डिफरेंट तरह के लैंड फॉर्म्स आपको देखने के मिलते हैं. इसीलिए बोला जाता है कि जो लिथोस्फेयर है ये इरेगुलर सरफेस है. और ठीक है, यही आप समझ आ गया, लिथोस्फेयर मतलब जहाँ पे आप रहते हैं वो वाला लेयर हो गया अर्थ का लिथोस्फेयर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट डज लिथोस्फेयर प्रोवाइड अस. लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. अभी क्या प्रोवाइड कर रहा है, फॉरेस्ट, जंगल प्रोवाइड करता है, लैंड, एग्रीकल्चर मतलब खेती के लिए. इसी लेयर में हम लोग घर बनाते हैं, और यहाँ पे मिनरल्स भी बहुत सारे हमें मिलते हैं. इसी लेयर से ही हमें बहुत सारे मिनरल्स, कोल, एल्यूमिनियम, जो भी आप यूज़ करते हो, बेसिक बहुत सारी चीज़ें, ये सारी कहाँ से मिलती हैं आपको, लिथोस्फेयर से. Now the next question discusses about the next domain. What is hydrosphere? Define hydrosphere. Hydrosphere is the domain of water. It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organisms. Hydro यानी पानी.
अब वो सारा एरिया जो वाटर से कवर्ड है वो हो गया हमारा कौन सा डोमेन, हाइड्रोस्फेयर। एंड इसमें डिफरेंट वाटर बॉडीज इंक्लूड होती हैं, जैसे रिवर, लेक, ओशन, ग्लेशियर, मतलब जहाँ भी पानी है वो हो गया हमारा हाइड्रोस्फेयर जोन। और इसके अलावा इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, मतलब आइस का में भी, वाटर भी, वाटर वेपर भी, ये सब हाइड्रोस्फेयर में काउंट होता है। अब आपका एक इसी एनसीईआरटी में एक बॉक्स में आपका एक आता है, व्हाट इज बार्टर सिस्टम। इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी। इन दिस सिस्टम द गुड्स आर एक्सचेंज्ड विद द गुड्स बिटवीन टू नीडी पीपल। अब जब पहले टाइम में जब पैसे या रुपीस नहीं चलते थे तो क्या होता था, एक सामान किसी को दे दिया जाता था और दूसरे से उसका सामान ले लिया जाता था। से फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपने खेतों में चावल को उगाया, दूसरे ने गेहूं उगाया। अब दोनों ने क्या किया, एक दूसरे से अदला बदली कर ली, दोनों के पास दोनों सामान आ गया। किसी को एप्पल चाहिए तो उसने उसको एक्सचेंज में एप्पल अपने दे दिए। तो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड बार्टर। व्हेन यू आर एक्सचेंजिंग थिंग फॉर अ थिंग, पैसे की इन्वॉल्वमेंट इस सिस्टम में नहीं होती है। वो सिस्टम जो होता था पहले उसको हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। चलो अब आ जाते हैं हम अपनी थर्ड domain, give an account of atmosphere. The atmosphere is a thin layer of the air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. It consists of numerous gases, dust and water vapor. The changes in the atmosphere produces changes in the weather and climate. अब एटमॉस्फेयर, अब हमारी अर्थ के चारों तरफ एक थिन लेयर है, उस लेयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और उस एटमॉस्फेयर से ही हमें हवा मिलती है, जिससे हम एयर, मतलब एयर टू ब्रीथ, वहीं से मिलती है। अब ये सोचो, ये हवा कहीं भी जा सकती है, उड़ के कहीं भी चली जा सकती है, बट ये वहीं आसपास ही क्यों घूम रही है? दिस इज ड्यू टू द, जो इस आंसर में लिखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी मीन्स हमारी अर्थ हर चीज को अपनी ओर खींचती है, ठीक है। उसी की वजह से एयर जो है एक थिन लेयर बना के जो ये अर्थ के आसपास हमारा घूमती है। और इसका क्या बेनिफिट है? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। अब सन की रेज आपके लिए बेनिफिट भी हैं, बट कहीं उसकी जो रेज हैं वो बहुत हार्मफुल हैं, लाइक देयर अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड रेज। ये अब एटमॉस्फेयर क्या करता है, इस एटमॉस्फेयर की वजह से एटमॉस्फेयर उन रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं, वो वहाँ हम उन रेज को हमारे तक भेजता ही नहीं है, और वही रेज आती हैं हमारे तक जो कि नुकसान नहीं पहुँचाती। अब ये एटमॉस्फेयर किन से बना हुआ है? न्यूमरस गैसेस, मतलब बहुत सारी गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर, इन सब से बना है। नाउ द लास्ट पॉइंट सेज दैट चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अब देखो एटमॉस्फेयर में जो चेंज होता है, कई बार गर्म हवा चलती है, कई बार ठंडी हवाएं चलती हैं, कहीं पर हाई प्रेशर विंड्स, कहीं पे लो प्रेशर जोन्स हैं, कहीं बर्फ़ है। तो इन चेंजेस की वजह से जो चेंज आता है वो इफेक्ट करता है वेदर और क्लाइमेट पे, ठीक है। Now, coming to the next domain, what is biosphere? A biosphere is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. Thus, plant and animal kingdom together make biosphere or the living world. अब अर्थ के वो हिस्से जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, मतलब इस तरह से कि वो लाइफ सपोर्ट करें एक दूसरे का, मतलब कि जैसे वहाँ ऐसा कुछ बने जहाँ की प्लांट्स एंड एनिमल्स रह सकें, लाइफ पॉसिबल हो सके, वी कॉल इट बायोस्फेयर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इकोसिस्टम? The relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. Each ecosystem is formed by the interaction of all living organisms with each other and with the environment in which they live. The biotic and abiotic components of an ecosystem are connected to each other by transfer of energy. अब
ऑल, इसका क्या मतलब हुआ, आपने क्या समझा? ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स दे डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। ऑब्वियसली अगर इनको कुछ खाना है, कुछ खाने को चाहिए, कोई वाटर चाहिए, तो ये अपने आसपास के सराउंडिंग से ही मिलेगा ना उन्हें, एयर भी आसपास से ही मिलेगी। तो जिसका क्या मतलब हुआ कि दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और यही रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स ये बनाता है इकोसिस्टम। और इसी इकोसिस्टम में अगर आपसे बोले एग्जाम्पल, तो रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, लेक, रिवर्स, ओशन, पॉन्ड, ये सब क्या है? ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं इकोसिस्टम के। नाउ नेम सम एनिमल्स फाउंड इन डेजर्ट्स। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सो आई एम जस्ट गिविंग इट फॉर योर हेल्प, ताकि आपके पास एग्जामिनेशन से पहले सब कुछ एक ही जगह सेटल्ड हो जाए। तो फाउंड एनिमल्स जो डेजर्ट पे फाउंड होते हैं, कैमल्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब एनिमल्स जो हैं डेजर्ट में आपको पाए जाते हैं। Why do animals and vegetation vary from place to place? Vary मतलब different, एक जगह से दूसरी जगह से। तो ये बात समझ चुके हो, animals and vegetations vary from place to place because they are dependent on their immediate surrounding। उसी के according आपका वहाँ पे vegetation होगा और animals वहाँ रहेंगे। And they depend upon the environmental conditions like soil, climate, water, etc। सब हमने भी समझ लिया। तो इट इज़ जस्ट कि अगर आपको 1 या 2 मार्क्स का आंसर आ जाए, ऐसा क्वेश्चन अलग से आ जाए, तो दिस विल हेल्प आपको उसमें लिखना क्या है। ऑल ऑफ देम आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट हैं, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज an important question from this chapter. How have human beings adapted to the environment to fulfill their needs? अब इसको क्वेश्चन को दूसरी तरह पूछ सकते हैं, व्हाट हैज ब्रॉट अ चेंज इन इंटरैक्शन। अभी आपने दिखाया कि इंटरैक्शन हो रहा है, बट इंटरैक्शन कैसे आया? व्हाट हैज ब्रॉट अ चेंज इन द, चेंज कैसे आया इस इंटरैक्शन में बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर सराउंडिंग्स। या पहला मीनिंग क्या था? हाउ हैव ह्यूमन बींग्स अडेप्टेड। ह्यूमन बींग्स ने धीरे धीरे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस एनवायरनमेंट को कैसे अडेप्ट किया। ह्यूमन बींग्स from the early times have been interacting with the environment and modifying it according to their needs. They led a simple life fulfilling their needs from nature. With time के साथ साथ needs grew and became more varied, मतलब बढ़ती गई, varied मतलब बढ़ती गई। They learned to grow crops, domesticated animals मतलब वो तो पालतू जानवर अपने घर रखने लग गए, and led a settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started and commerce developed. Industrial revolution, changes in transportation, increased production. Growth in communication system made life easier and speedy. In this way, human beings adapted to the environment in order to fulfill their needs. अब ह्यूमंस ने हमेशा एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट किया है, अडेप्ट किया है। अडेप्ट का मतलब क्या होता है? अडेप्ट का मतलब जैसे भी हालात हैं उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। और फिर हमने बोला मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई का मतलब कि उन्होंने उसको चेंजेस लेकर आए। अब इंटरेक्ट का मतलब एनवायरनमेंट आपको अगर इफ़ेक्ट कर रहा है, जैसे कि समझ लो बहुत गर्मी है, तो आपको वो इफ़ेक्ट कर रहा है, आपको पता लग रहा है गर्मी है, आप अब उसको क्या करोगे? आपने ये इंटरैक्ट तो किया, एनवायरनमेंट में गर्मी है, आपको उसका इफेक्ट हो रहा है, आप उस गर्मी का आपके ऊपर असर हो रहा है, ये हो गया इंटरैक्ट। अब हुआ अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब हुआ कि आप उसको धीरे धीरे एडजस्ट कर रहे हो। चलो आपने पानी अपने ऊपर छिड़क लिया तो आप धीरे धीरे एडजस्ट कर रहे हो। अब आया मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब अब आपने इन्वेंशंस हो गई, आपने घरों में मशीन्स आ गई हैं, आपने फैंस लगा लिए, एसीज लगा लिए, इसको बोलते हैं मॉडिफाई, ठीक है। अब पहले क्या था? अर्ली ह्यूमंस की आपने 6th में हिस्ट्री पढ़ी है। अर्ली ह्यूमंस हमने पढ़ा था, दे वर हंटर गैदरर्स एंड दे अडेप्टेड एनवायरनमेंट एंड दे फुलफिल देयर नीड्स, ठीक है। गैदरिंग, हंट करते थे और चीज़ें यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। धीरे धीरे लेटर ऑन दे स्टार्टेड टू मॉडिफाई द एनवायरनमेंट। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने क्रॉप्स ग्रो किए, फार्मिंग शुरू हुई, डोमेस्टिकेशन, एनिमल्स पालने शुरू करे और धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ शुरू कर दी। अब इससे क्या हुआ? इससे उनके पास आया सरप्लस फूड। ये आंसर में अभी आपने पढ़ा सरप्लस फूड। सरप्लस का मतलब क्या हुआ कि उनकी ज़रूरत से ज़्यादा, नाउ दे हैड फूड मोर देन देयर नीड। सो अब वो क्या कर सकते थे? नाउ दे कैन स्टोर द फूड। यहाँ से शुरू होता है बार्टर सिस्टम।
अभी हमने बार्टर सिस्टम समझा था ना, तो यहीं से, क्योंकि उनके पास अब एक्स्ट्रा होने लग गया, वो स्टोर करने लग गए, सरप्लस होने लग गया, तो अब बार्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे ट्रेड स्टार्ट हुआ, कॉमर्स, रेवोल्यूशंस, इस तरह ह्यूमन एनवायरनमेंट को मॉडिफाई हम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स द डिफरेंट। अब आपने सारा पढ़ लिया, इट इज जस्ट अगर क्वेश्चन अगर आपको आए तो कैसे इसको आंसर करोगे। आपकी एनसीईआरटी के सेकेंड पेज पे एक ये पूरा डायग्राम बना हुआ है, उसी को ही मैंने आपको आंसर फॉर्म में लिख के दिया है कि अगर आपको आ जाए कि एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। आपने देखा कि हम एनवायरमेंट कितना डिटेल्ड है, हमने कहा कि जो कुछ आप सोच सकते हो वो सब एनवायरमेंट में है, तो हमने अपने कन्वीनियंस के इसको ग्रुप्स में बांट दिया, क्लासिफाई कर दिया 3 पार्ट्स में। नेचुरल कंपोनेंट्स आपने देख लिया, लैंड, वाटर, एयर, लिविंग थिंग्स, ये सब किस में आ गया आपका नेचुरल कंपोनेंट्स में, जो कि नेचर से मिला। दूसरा आता है ह्यूमन मेड, फिर जो आदमी ने बनाया, जो कि उन्होंने अपने खुद के लिए बनाया, अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया। इसमें आपको कुछ भी लिख सकते हो, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, ये एग्जाम्पल्स हैं। आपको और कुछ लिखना है, और कुछ भी लिख सकते हैं। ये सब क्या हो गए, ह्यूमन मेड। और एक लास्ट कैटेगरी हमने बनाई ह्यूमन। इसमें कौन आए, इसमें हम खुद, हमारी फैमिली, हमारी कम्युनिटी, रिलीजन, फिर हमने जो सिस्टम्स बना दिए अपने कन्वीनियंस के लिए, जैसे एजुकेशनल सिस्टम बनाया, पॉलिटिकल सिचुएशंस बनाई, इकोनॉमिक सिस्टम्स बनाए, ये सब किस में आ जाएगा, कैटेगरी में ह्यूमन में। राइट, नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, आपको 5 मार्क्स का एक लेंदी अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है, गिव एन अकाउंट ऑफ द वेरियस डोमेन्स ऑफ द एनवायरमेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना कि हमने कुछ करा नहीं है, हमने करा है वेरियस डोमेन्स ऑफ द एनवायरमेंट आर लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। और इसकी एक्सप्लेनेशन जो हमने पीछे दी है वो एक एक करके आप पूरे पॉइंट को एक्सप्लेन करो और पूरे फुल मार्क्स सिक्योर करो, क्योंकि अब आपको ये चैप्टर, ये सारे डोमेन्स समझ में आ गए हैं। दैट इज आई हैव गिवन यू द लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज, राइट? सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर एनवायरमेंट। अब एक असाइनमेंट है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बताओ कि आप एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए क्या करते हो, या क्या अब आपको जो समझ में आया कि एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करोगे। कोई 1 पॉइंट 2 पॉइंट जो आपको समझ में आता है। ठीक है, सो विद दिस वी एंड टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड दिस सेशन. इफ यस, प्लीज लाइक एंड subscribe to the channel. Share this video with your friends. Stay tuned to Chapter Hunt. I'll see you soon. Till then, stay safe. Take care. Bye-bye.